क्लास 12 से स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन में मैंने डिस्कस किया था ओजेनेसिस और उससे पहले मैंने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट मीन्स कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपसे बोला था कि ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस फिनिश होने के बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वो आएगा स्पर्म। ठीक है, स्पर्म आएगा और स्पर्म को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। तो ये टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका डिटेल हम करेंगे जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्पर्म की, देन उससे रिलेटेड कुछ जो है इंफॉर्मेशन है, कुछ फंक्शंस है जिसको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्पर्म का सेकेंड नेम क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है। ठीक है, और जो स्पर्म फॉर्म होता है वो किस प्रोसेस से फॉर्म होता है, उस प्रोसेस का नेम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देखते हैं तो वहां पे लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का कन्वर्जन। ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं और वहां पे एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। वहां पे क्या होगा, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन होने के बाद जो है फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मीय जेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म कन्वर्जन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मीय जेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और इसका सेकेंड जो नेम है वो क्या है, स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, स्पर्मेटोलियोसिस जो है इसका सेकेंड नेम है। तो ये नेम आपको लर्न करना है। ठीक है, ये कई बार नीट के एग्जाम में और वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्पर्मेटिड से स्पर्म कन्वर्जन जब होता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्पर्मीय जेनेसिस, और उसी का सेकंड जो है नेम क्या है, स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, तो ये नेम आपको दोनों याद करना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो स्पर्म होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स कि ये माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और जब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट है हेड, सेकेंड कंपोनेंट है नेक, देन थर्ड कंपोनेंट है मिडिल पीस एंड फोर्थ कंपोनेंट है टेल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है 1 2 3 4 जो है यहाँ पे कंपोनेंट है जो स्पर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और इस स्पर्म को ऊपर से एक कवर जो है किया हुआ है, लेयर है। ठीक है ना, एक लेयर यहाँ पे कवरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये आपका हो गया। देन स्पर्म का जो फर्स्ट पार्ट है हेड, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप जब हेड पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैप्लॉइड को आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो न्यूक्लियस कैसा होगा स्पर्म का न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा और ये कहाँ पे है, हेड पार्ट में है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे मेंशन है, द स्पर्म हेड कंटेन एन elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure। ठीक है, आप हेड का अगर एंटीरियर पोर्शन देखेंगे तो वो एक क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। ध्यान देना होगा, एक्रोसोम, ये जो पार्ट है आपका ये एक्रोसोम है। ठीक है, एक्रोसोम में अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पे मेंशन है कि एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं और ये जो एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, ये जो एंजाइम होते हैं ये हेल्प करते हैं ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए एक्रोसोम में जो एंजाइम है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, द एक्रोसोम्स इज फील्ड विद द एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ अ ओवम। ठीक है, एक्रोसोम आप देख रहे हैं और एक्रोसोम भी किसका पार्ट है, हेड का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना होगा। देन इसके बाद से आएगा नेक और नेक के जस्ट बाद आएगा मिडिल पीस। ठीक है, मिडिल पीस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिडिल पीस में बहुत सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन मिडिल पीस पार्ट ऑफ स्पर्म विच प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, वो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उस एनर्जी का यूज कहाँ पे होगा, उस एनर्जी का यूज होगा मूवमेंट ऑफ टेल में होगा। मूवमेंट ऑफ टेल में होगा दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, द मिडिल पीस प्रोसेस न्यूमरस
mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टेल पार्ट होता है। ठीक है, जो टेल पार्ट होता है, टेल पार्ट में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी किस अरेंजमेंट में होते हैं, वो भी 9+2 अरेंजमेंट में होते हैं। मैंने ये 9+2 अरेंजमेंट जो है सेल चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है, जब मैं आपको वहाँ पे सीलिया और फ्लैजला बताया था, तो सीलिया फ्लैजला में मैंने बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स वहाँ पे 9+2 पैटर्न में अरेंज होते हैं, और यहाँ पे स्पर्म के केस में जो टेल है, टेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और वो 9+2 अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। और माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली होता क्या है, ये प्रोटीन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, और टेल अगर मूवमेंट कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैनर में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं माइक्रोट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल ह्यूमन मेल एजाकुलेट नियरली 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द क्वाइटस। ठीक है, मतलब कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल साइड से जब स्पर्म निकलते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं मेल साइड से जब सीमेन रिलीज होता है या एजाकुलेट होता है, ठीक है, तो उस सीमेन में नियर अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अ वेरी हाई रेट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन अपीयर टू बी नेसेसरी टू ओवरकम द ऑड्स अगेंस्ट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाई रेट में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है और नंबर भी ज़्यादा है स्पर्म के। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि फर्टिलाइजेशन जब हो तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो। ठीक है ना, और अच्छे मतलब तरीके से हो, इसलिए यहाँ पे हाई रेट में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोइल सेल्स। ये लाइन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में जब कन्वर्जन हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि मैंने आपको बताया था स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में कि जब स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो फाइनली उसका जो हेड पार्ट है, स्पर्म का हेड पार्ट जो है वो सर्टोइल सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है या इंटर कर जाता है। और जब सर्टोइल सेल्स में इंटर करता है तो वहाँ पे उस स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, एक बार मैं बता दूं कि स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, और यही स्पर्मेटोजोआ का हेड जो है वो सर्टोइल सेल्स में एंटर करता है फॉर न्यूट्रिशन पर्पस। ठीक है, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। आप सबको पता है कि जो स्पर्मेटोजोआ है या सर्टोइल सेल्स है, ये सब कहाँ पे है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में है। ठीक है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में है, और वहाँ पे जब भी ये स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो जाता है, जब इसको न्यूट्रिशन मिल जाता है सर्टोइल सेल से, तो फाइनली क्या करना होता है? उसको सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होना होता है। ठीक है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जब रिलीज होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्मिएशन। ठीक है, ये चीज ध्यान देना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है कि जब स्पर्म रिलीज होता है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो वो स्पर्म जो है आगे जाकर सीमेन का पार्ट बन जाता है, वो आगे जाकर सीमेन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि जो सीमेन होते हैं वो एक्चुअली में किससे फॉर्म होते हैं, मतलब उसके जो पार्ट है वो कहाँ से फॉर्म होते हैं? तो आंसर है आपका सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और मैंने बताया था बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, जिसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेल में जो ग्लैंड्स होते हैं, सेक्सुअल जो ग्लैंड्स हैं, वो क्या क्या हैं? सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, जिसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सारा का सारा जो है कुछ ना कुछ फ्लूइड टाइप का मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड टाइप का मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और वो फ्लूइड जो है स्पर्म के साथ मिलकर क्या बनाता है? सीमेन बनाता है। क्या बनाता है? सीमेन बनाता है, और सीमेन जो है वो एजाकुलेट हो जाता है जब क्वाइटस होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना होगा। एक बार हम देखते हैं लाइन को, यहाँ लाइन क्या मेंशन किया हुआ है आपके लिए। द स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स, सिक्रेशन ऑफ एपिडाइडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। कह रहा है
कि ग्लैंड्स से भी कुछ फ्लूइड निकलते हैं और वहां पे कुछ एसेसरी डक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इपिडाइडाइमस, मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि इपिडाइडाइमस इज ए पार्ट ऑफ एसेसरी डक्ट एंड आल्सो वास डिफरेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी डक्ट, ठीक है। तो इपिडाइडाइमस, वास डिफरेंस, ठीक है ना, देन सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सब जो है जो भी प्रोड्यूस करते हैं या जो भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में, ठीक है। जब स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, उसमें मोटिलिटी आती है, तो उस टाइम पे जो है ये सिक्रेशन जो है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये मेंशन है कि जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं उनको कौन मेंटेन करता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना कि बहुत सारे एसेसरी डक्ट के पार्ट हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और साथ ही साथ वहाँ ग्लैंड्स हैं, ठीक है। मैं कुछ नेम बता देता हूँ आपको याद हो जाएगा शायद। इपिडाइडाइमस, वास डिफरेंस, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है, ये सारे मैंने नेम आपको बताया था, दीज आर द एसेसरी डक्ट, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया था ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि सेमिनल वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं एंड बल्बो यूथरल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो भी डक्ट और ग्लैंड्स हैं ये मेंटेन्ड एक्चुअली में कैसे होते हैं, ये किससे मेंटेन होते हैं, तो आंसर होगा एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स से ये मेंटेन होते हैं और एंड्रोजन्स को आप क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि ये टेस्टिस में फॉर्म होते हैं। टेस्टिस क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है ना। और एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये पूछता है कि डक्ट को या ग्लैंड को मेंटेन कौन करता है, तो वन वर्ड्स में आप बोल सकते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है। और एंड्रोजन्स का यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल अगर आपको मेंशन करना होगा तो वो होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है आपका द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, आपके सामने ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट में मैंने यहाँ पे दिखाया है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है नीट में, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, न्यूट्रिशन वाला पॉइंट पूछा हुआ है, ठीक है। और देन यहाँ पे एजाकुलेशन में जो नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज हो रहे हैं ये भी मेंशन है, पूछा हुआ है। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनका अरेंजमेंट पूछा हुआ है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे हुए हैं वो मैंने इस टॉपिक में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। जो भी स्पर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो नीट में आए हुए हैं, बोर्ड में आए हुए हैं, सारे के सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर के साथ मैंने आपको बता दिया। और आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करिए, ठीक है ना। ये भी नोट करिए अच्छे से, सारे पॉइंट्स आप नोट कर डालिए, ठीक है, और लर्न कर लीजिए ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन जब भी आए उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, बाय।